करेगा तब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे MQ एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी के लिए हम चार चांद लगाने के लिए लाए हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच, जिसमें आपको मिलेगी कंप्लीट तैयारी। और उसी तैयारी के साथ आप लोगों को यह आत्मविश्वास जागृत करेंगे, आप लोगों को यह गारंटी लेंगे। ऑनलाइन एकेडमी हमारा MQ प्लेटफॉर्म आपकी बेहतरीन तैयारी के साथ साथ ही आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी, आप लोगों की फिजिकल की तैयारी, आप लोगों के लिए हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड कराता है। ऑनलाइन MQ एकेडमी मतलब सफलता का विश्वास। लगे रहिए बच्चों ऐसे ही। आइए, अभी मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक में आप लोगों को स्टोन एरा का टॉपिक कराया था, और स्टोन एरा के टॉपिक में मैंने आपको जो भी बताया था वो आपको मैं 1 मिनट के अंदर रिपीट कराता हूं। आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले स्टोन एरा यानी कि पाषाण काल के अंतर्गत ईस्वी और ईसा पूर्व के बीच का अंतर बताया था। मैंने आपको बताया था कि ईसा पूर्व का समय अवरोही क्रम में चलता है, यानी कि घटते क्रम में चलता है, यानी कि 5 4 3 2 1 के क्रम में चलता है। ठीक इसी प्रकार से ईस्वी का समय यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय होता है वो आरोही क्रम में चलता है, वो बढ़ते क्रम में चलता है, वो 1 2 3 4 5 वाले क्रम में चलता है। तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं कि ईसा पूर्व का समय अवरोही घटते क्रम में चलता है और ईसवी का समय आरोही बढ़ते क्रम में चलता है। मैंने आपको बताया था कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 5 लाख वर्ष पहले मानव की एक प्रजाति अस्तित्व में आई जिसका नाम था होमो इरेक्टस। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही वो पहली मानव प्रजाति थी जो कि 2 पैरों पर सबसे पहले चलना प्रारंभ की गई थी वही। और याद रहे, इसके सिमिलर टाइम पर और भी मानव प्रजातियों ने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया था, लेकिन वो समय के संग उनका पतन हो गया। लेकिन होमो इरेक्टस मानव प्रजाति ही 2 पैरों पर पूरी तरीके से चलने में सबसे पहले सफल हो पाई थी। ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष पहले, यानी और कुछ समय के बाद, ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष पहले मानव की एक और प्रजाति अस्तित्व में आई जिसका नाम था होमोसेपियंस। दोस्तों, होमोसेपियंस मानव प्रजाति ही वर्तमान मानव प्रजाति का पूर्वज है। यह वर्तमान मानव प्रजाति होमोसेपियंस ही है, उनके पूर्वज होमोसेपियंस हैं या होमोसेपियंस के वंशज हम वर्तमान के मानव ही हैं। मैंने आपको बताया था कि होमोसेपियंस मानव ही वो पहला मानव था जिसने अपनी सुरक्षा के लिए और अपने संसाधन के रूप में पहली बार पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और पत्थर का प्रयोग जिस दिन से इंसान ने करना प्रारंभ किया उसी दिन को, उसी समय को, उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया था। दोस्तों, पाषाण काल को कालक्रम, समय और आविष्कार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 9000 तक के समय को पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, और ईसा पूर्व 9000 से ईसा पूर्व 4000 तक के समय को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 2000 वर्ष तक के समय को नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुरा पाषाण काल में मानव ने अग्नि की खोज करी थी, पत्थर में पत्थर मार करके आग जलाना प्रारंभ किया था, जिससे इंसान को पकाकर भोजन बना खाना जैसी सुविधा, प्लस पत्थर से हथियार के रूप में अपनी सुरक्षा करने के 2 अलग अलग अवसर प्राप्त हुए थे। पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा बनाए गए पत्थर के उपकरण, औजार, हथियार जो थे, आकृति उनकी बड़ी हुआ करती थी और उनमें विशेष आकृति कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में इंसान ने सबसे पहले पशुपालन सीखा था। इंसान के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, जिसके कारण कुत्ता का खुद का नेचर होता है भाई, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होता है। और मध्य पाषाण काल में इंसान ने शवाधान सीखा था। शवाधान का मतलब होता है जब इंसान के छोटे से झुंड में से कोई एक इंसान, आज की भाषा में कहें तो, मर जाता था, तो मध्य पाषाण काल में इंसान ने उसका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया सीख ली थी। जैसे जहां पर वृक्ष थे लकड़ी में जलाना, जहां वृक्ष नहीं थे वहां पर मिट्टी में दबा देना या दफना देना या गड्ढा खोद कर दफना देना। तो इसको कहा गया है जी शवाधान। और याद रखना, नव पाषाण काल आते आते इंसान काफी आधुनिक हो गया और नव पाषाण काल में इंसान ने सबसे पहले पहिए की खोज करी या पहिए का आविष्कार किया। और पहिए के आविष्कार से मानव ने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बनाया, मतलब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस प्रकार से। और ट्रांसपोर्ट के इंसान के जीवन में आने से
इंसान की प्रगति की रफ्तार और बढ़ गई भाई। और याद रहे, नवपाषाण काल के ही अंतिम समय पर इंसानों ने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सीखी। इंसान के द्वारा सबसे पहले अलसी की खेती करी गई थी, जिसमें वस्त्रों का निर्माण किया गया, और जौ की यानी कि यव की खेती की गई थी, जिसे इंसान ने भोजन के रूप में प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में इंसान नदियों के किनारे आकर के घर बना करके रहने लगा। यहीं पर उसने अपने खेत, मकान, दुकान, सड़क, नालियां, आयात निर्यात, व्यापार, बोली, भाषा, संस्कृति, व्याकरण, सारी चीजों की रचना करी। इसीलिए नवपाषाण काल के अंतिम भाग को सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल में इंसान जो था वह अपने मनोरंजन के लिए चित्रकारी भी करता था, पर चित्रकारी करने के लिए कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं थे। उस दौर में चित्रकारी पत्थर से पत्थर पर की जाती थी, तो पत्थर से पत्थर पर बनाए गए चित्रों को पाषाणकालीन चित्र कहा गया है, और पाषाणकालीन चित्रों को अकारत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और याद रखना, पाषाण काल में जो चित्र मिले हैं वो इंसान की जीवन शैली से संबंधित, इंसान शिकार कैसे करता था, इंसान के दोस्त कौन थे, इंसान किस प्रकार का कबीला बनाकर रहता था, उसका पहनावा कैसा था, कि जीवन शैली के बारे में पता चलता है। और याद रखना, पाषाणकालीन जो चित्र है उसमें केवल दो रंग मिलते हैं, एक लाल और एक सफेद, क्योंकि दोनों ही रंगों को बनाना नहीं पड़ता, दोनों ही रंग प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं। और याद रखना भाई कि इंसान जो होता है उसने जब चित्र बनाए में रंग भरा तो सफेद रंग उसको चूने से मिला और लाल रंग उसको गेरू से मिला। मैंने आपको यह भी बताया था कि पाषाण काल के जो मैंने आपको पूरा डिटेल बताई कि साक्ष्य हम लोगों को कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था भाई पाषाण काल के जो साक्ष्य होते हैं वो प्राप्त हुए हम लोगों को भीमबेटका मध्य प्रदेश से, कोलार कर्नाटक से, मांडा जम्मू कश्मीर से, और राजस्थान के भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे तिलवाड़ा, बागौर, आलनिया, दर्रा, दर, बैराठ और बहुत सकौलवी, बहुत सारे क्षेत्रों से हम लोगों को पाषाण काल के ऑल ओवर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखना भाई, इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: आद्य इतिहास काल, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसके साक्ष्य हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसीलिए पढ़ने का भी कोई साक्ष्य नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन याद रखना, आद्य इतिहास काल, जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, आद्य इतिहास काल। और इतिहास काल, जिसके साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है, उसको कह देते हैं जी इतिहास काल। और याद रखना भाई, विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। और भारत के इतिहास का जनक महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, जिन्होंने महाभारत पुस्तक लिखने का प्रारंभ किया था जय संहिता के नाम से। तो दोस्तों, मैंने आपको पाषाण काल के बारे में ऑल ओवर जानकारी प्रदान करी थी। आपको पूरे 1 घंटे के लेक्चर का रिपीटेशन मैंने कुछ चंद सेगमेंटों में दिया भाई। आपको ये कैसा लगा, तुरंत आप इस लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन एमक्यू एकेडमी प्लेटफॉर्म देता है आपको पूरे भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ तैयारी बाय एम सर। दोस्तों, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारे लिए अब हिस्ट्री का एक बहुत ही रोचक और बेहतरीन टॉपिक आता है, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए देखते हैं उसको। दोस्तों, नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ तो विद्यार्थियों, पढ़ाई में रोचकता बनी रहे, लेटना नहीं है। सिर्फ ईयरफोन लगा करके आंखों को बंद करके भजन कीर्तन की तरह सुनते रहो, ये भी नहीं चलेगा। दिमाग भी एक्टिव रहे, आंख भी एक्टिव रहे। लिखने के लिए हाथ, कॉपी, पेन को भी बिल्कुल तैयार रखें, लेकिन उससे पहले टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझे, क्योंकि समझेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। आइए देखते हैं जी। बिल्कुल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है भाई, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसको कहते हैं इंडस वैली
सिविलाइजेशन। यहां इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी, घाटी का मतलब होता है वैली, और सभ्यता का मतलब होता है जी जीवन शैली। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। खोलकर इसका मतलब बताता हूं। सिंधु नदी, जो कि भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है। वैसे तो ये पाकिस्तान की भी बड़ी प्रमुख नदी है, पर अच्छी बात यह है कि इसके स्रोत जो होते हैं पहले भारत में होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में होते हैं। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियां, यानी सिंधु नदी का जो पूरा अपवाह तंत्र है, पूरा अपवाह तंत्र, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया भाई, है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजस्थान के एरिया से लगभग 4.25 गुना बड़ा एरिया, लमसम में 4 गुना बड़ा एरिया आप लोग कह दो। राजस्थान से 4 गुना बड़ा एरिया, इतने बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां सभ्यता शब्द का अर्थ है जीवन शैली, यानी कि सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी थी, मतलब उन घर कैसे बनाते थे, सड़कें, नालियां, खाने पीने का सामान, किचन व्यवस्था, आयात निर्यात, धर्म आख्यान, बोली भाषा, सारा सिस्टम क्या था, ये सारा मैटर हम लोगों को इस टॉपिक में बताना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा ये टॉपिक है। साथ ही इसके अंदर से भाई कई प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 7 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, समय, विस्तार, लिपि, धर्म, नगर विन्यास और मोहर। और इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इंटीरियर सभ्यता स्थलों की जानकारी प्राप्त करेंगे, सभ्यता स्थल का नाम और पूरी डिटेल, और लगभग 29 सभ्यता स्थल मैं आपको यहां पर करा दूंगा भाई। कौन कौन से सभ्यता स्थल? 29। कौन कौन से 29 सभ्यता स्थल? गिन सकते हो तो गिनने का प्रयास करना। हड़प्पा 1, मोहनजोदड़ो 2। अब इसी क्रम से मैं गिनने वाला हूं, 3, 4, 5, 6, आप लोग गिनने का प्रयास करना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सुतकांगीडोर, कोटदीजी, नौसारो, बालाकोट, मुंडीगाक, शोरतुगई, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, गिलूंड, बागौर, बालाथल, सुनारी, लोथल, रंगपुर, सुतकोट, धौलावीरा, रोपण, पनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, मांडा, बुर्जहोम, आलमगीरपुर, कोलाडीला, देमाबाद। टोटल 29 सभ्यता स्थल। कितने सभ्यता स्थल? टोटल 29 सभ्यता स्थलों की डिटेल आपको भाई यहां पर बताई जाएगी। और साथ ही आप लोगों को सभ्यता के टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में सभ्यता का इमोर्टलाइजेशन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, वो सारा मैटर कंप्लीट बताने के बाद में टॉपिक का एंड, रिपीटेशन, बाकायदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के पूछना, टेस्ट, चौतरफा बेहतरीन तैयारी यहां पर करवाई जाएगी भाई। चलिए अभी हम लोग टॉपिक की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पॉइंट से करते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। क्या भैया? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। आइए भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो 1826 ईस्वी की बात थी भाई। इसकी बात थी 1826 ईस्वी की बात थी। 1826 ईस्वी से मतलब है आज से ठीक 200 साल पहले की घटना। कितने साल पहले की घटना? अरे भाई 2026 नहीं चल रही क्या? तो 2026 चल रही है, तो 1926 1826 कितने साल पहले की घटना? आज से ठीक 200 बाई 200 साल पहले की घटना। 1826 ईस्वी की बात थी। हमारा भारत इतिहास के पूर्व की ही तरह आपस में लड़ रहा था। राजा भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी अलग अलग नीतियां, अलग अलग स्वार्थ और अलग अलग विचारधारा के चलती आपस में लड़ रही थी। और इसी बीच कहावतों के अनुसार 7 समंदर पार से आने वाली ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी कि 1818 में ही अधिकांश भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। हम तो 1818 की बात नहीं कर रहे, हम तो और 8 साल बाद यानी कि 1826 की बात कर रहे हैं।
अंग्रेजों के पास लूटने के लिए पूरा भारत खुले मैदान की तरफ पड़ा हुआ था और अंग्रेजों ने भारत को और ज्यादा बेहतर तरीके से लूटने के लिए एक से एक प्लानिंग करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक प्लानिंग का नाम था रेल की पटरियां बिछाना, ताकि रेल परिवहन के द्वारा अंग्रेज लूट के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुंचा सकें और सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुंचा सकें। इसीलिए 1826 में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था चार्ल्स मैसन को लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच रेल की पटरियां बिछाने का काम दिया गया था। भाई क्या बिछाने का काम दिया गया था? रेल की पटरियां बिछाने का काम दिया गया था। और जब ये रेल की पटरियां बिछाने का काम इसने शुरू किया, जब जमीन की खुदाई चल रही थी, तो यहां पर भाई जमीन के अंदर से कुछ बेलन के आकार की मोहरें, ईंटें, तांबे कांसे की विभिन्न वस्तुएं, तांबे कांसे की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई। अब देखो उस दौर में इंडिया जो था, ये तो आपसी लड़ाई की वजह से हमारा देश तो बिल्कुल पटरी से उतरा हुआ बर्बाद चल रहा था। धन पैसा बहुत था, बर्बाद मेंटेलिटी से थे हम लोग भाई। लेकिन इस समय अंग्रेज जो थे भाई, उनके यहां पर कई यूनिवर्सिटियां बन चुकी थी और उन यूनिवर्सिटियों के द्वारा ही उनको एक से एक बेहतरीन कोर्सेज, डिप्लोमा और डिग्रीज कराई जाती थी। तो भाई भैया हमारा ये चार्ल्स मैसन काफी हद तक इस बात को समझ चुका था कि ऐसी ऐसी चीजें अगर हम लोगों को जमीन में दबी हुई मिल रही हैं, तो भैया यहां कभी ना कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है भाई, तो इस घटना को बोल देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य किसे प्राप्त हुए? चार्ल्स मैसन। कब प्राप्त हुए? 1826 में। कहां प्राप्त हुए? लाहौर से कराची के मध्य प्राप्त हुए। ठीक है जी। 1856 ईस्वी की बात थी। कब की बात? 1856। ठीक है भाई, 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे थोड़ा टाइम पहले की बात थी, 1856 की। तो भाई थे अंग्रेज, एक का नाम था भाई विलियम ब्रटन। क्या नाम था बालकों? एक का विलियम ब्रटन और एक का नाम था जोन्स या जेम्स ब्रटन। विलियम बटन और जेम्स बटन, जोन्स बटन भी बोल देते हैं इसको। ये दोनों भाइयों ने भाई सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का दिल्ली में, कहां पर सर्वप्रथम? दिल्ली में सिंधु सभ्यता का रहस्योद्घाटन किया। क्या किया भाई? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का रहस्योद्घाटन किया। ठीक है जी। अब देखो होता क्या है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है भाई, यहां ये कंफर्म हो गया कि कभी ना कभी यहां कोई ना कोई सभ्यता थी, पर अभी भी ऐसी कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 1861-62, 61-62 के आसपास की बात थी। एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कोलकाता में, कहां पर भाई? एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इसकी भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। ठीक है भैया। और इस विभाग के पहले डायरेक्टर यानी कि निदेशक कौन थे भाई? एलेक्जेंडर कनिंघम। मुख्यालय कहां पर था इस विभाग का? कोलकाता में। स्थापना 1861-62 के अंतर्गत हुई थी। 1920 की बात थी भाई। पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक, डायरेक्टर का नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था भाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक का? सर जॉन मार्शल भाई। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, किसने भैया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने
हड़प्पा नामक स्थान पर, जो पड़ता है जी पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, पंजाब प्रांत में। तो हड़प्पा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन से स्थान पर हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर। किसने करी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी भाई। और किसके नेतृत्व में करी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी। और कब करी? 1920-21 में की। बाद में इस सभ्यता पर रिसर्च करने में 1-2 साल और लग गए, और 1924 के अंतर्गत इंग्लैंड पत्रिका में, या इंग्लैंड के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी गई। यानी 1924 में पूरी दुनिया को पता लग गया कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता कभी थी, या सिंधु घाटी सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता आ गई। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इसको कह देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे इसको कह देते हैं हड़प्पा सभ्यता, जैसे इसको कह देते हैं सैंधव सभ्यता, जैसे इसको कह देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है भैया, याद रखना सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक नाम कौन सा है इस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता है। नंबर 2 पर सिंधु सभ्यता, और बाकी का ये फिर बाद में दोनों। और याद रखना ये दोनों नाम, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, सर जॉन मार्शल ने दिए थे। किसने दिए थे दोनों नाम? ये दोनों नाम भैया सर जॉन मार्शल ने दिए थे। ठीक है भैया, तो ये होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक, का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो एक बार फिर से मैं इसका 1 मिनट में रिपीटेशन कराता हूं कि देखो 1826 ईस्वी की बात थी। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन को लाहौर से कराची के मध्य रेल की पटरियों को बिछाने का काम दिया गया था। तभी चार्ल्स मैसन को ये बेलन के आकार की मोहरें, ईंटें, तांबे कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिससे हमको ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम साक्ष्य इसी समय पर चार्ल्स मैसन को 1826 में लाहौर से कराची के मध्य प्राप्त हुए थे भाई। 1856 ईस्वी की बात है, तो भाई विलियम ब्रिटन, जेम्स ब्रिटन को जोन्स ब्रिटन के नाम से भी जाना जाता है, ने दिल्ली में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्योद्घाटन किया। यानी कि ये साबित कर दिया कि हाँ सिंधु सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता थी। सर्च करना बाकी है अभी। 1861-62 के अंतर्गत एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कोलकाता में पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इसका पहला निदेशक भी एलेक्जेंडर कनिंघम बना भाई। और 1920-21 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भाई हड़प्पा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी भाई। और 1924 में इस खोज की घोषणा इंग्लैंड से कर दी गई। सिंधु सभ्यता के भाई अन्य नाम भी हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता और सिंधु सभ्यता। प्रमाणिक नाम नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, नंबर 2 सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों नाम इसको किसने दिए हैं? सर जॉन मार्शल ने दिए हैं। किसने दिए हैं? सर जॉन मार्शल ने भैया इसको ये नाम दोनों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता दिए हैं। तो ये होता है जी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। ठीक है भाई, अब आते हैं अगले स्टेप पर। और अगला स्टेप क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का समय। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या भैया? समय। समय का मतलब भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी और कब खत्म हो गई, हमें नहीं पता भाई। अलग अलग विद्वानों ने रिसर्च के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग समय बताया है। ठीक है भैया, जैसे एक विद्वान है जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। तो भैया इनके नेतृत्व में तो खोज हुई है। ये तो टॉपिक के लास्ट तक आप लोगों का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता ईसा पूर्व 3250 से और ईसा पूर्व 2700 में विकसित हुई थी। ठीक है भैया, ईसा पूर्व 2700 में यह सभ्यता विकसित हुई थी।
हाँ जी, तो मैंने आपको बताया भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना है। और पहला नाम मैंने आपको किसका बताया, सर जॉन मार्शल का नाम। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 3250 में विकसित हुई और ईसा पूर्व 2750 में लगभग समाप्त हो गई थी भाई। दूसरा मत है रोमिला थापर का। तो रोमिला थापर ने भी भैया अपना मत दिया था। इनके हालांकि हैं तो विभिन्न मत, लेकिन उनमें से एक मान्य मत जो होता है वो ये होता है कि ये रोमिला थापर जो होती है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये नियुक्त तो रह चुकी हैं भाई, और इनके द्वारा लिखी गई हिस्ट्री की बुक्स यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी है, जो भी मान्यता है, ये मान्यता मानी जाती है। तो आप लोगों को भाई ये देखना है कि ये सभ्यता ईसा पूर्व 2300 में विकसित हुई और ईसा पूर्व 1700 में समाप्त हो गई। लेकिन भाई एक मत है C14 यानी कि कार्बन 14 पद्धति। और C14 पद्धति का आविष्कार कहां पर हुआ था जी, अमेरिका में हुआ था। C14 यानी कार्बन 14 पद्धति का आविष्कार कहां पर हुआ था जी, अमेरिका में हुआ था। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो टॉपिक चल रहा है वहां से रिलेटिव, तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके एक भी एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक भी एक क्वेश्चंस का आप चाहो तो डिटेल पूछ सकते हो, चाहो तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी आप पूछ सकते हो। पर मन में आए सारे क्वेश्चंस को आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी से पता चलेगा कि आप लोग कितनी तल्लीनता से पढ़ रहे हो, और जितनी तल्लीनता से पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपको आत्मविश्वास आएगा। वर्दी आपकी आगे। C14 पद्धति का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका की C14 पद्धति आविष्कार के अंतर्गत ये हुआ क्या था कि देखो, ये एक कार्बन डेटिंग पद्धति की जांच है। कार्बन डेटिंग पद्धति की जांच है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जमीन में दबा हुआ कोई भी चीज मिलती है, वो धातु की हो, तांबा सोना पीतल कुछ भी हो, वो लकड़ी की हो, लकड़ी हो या कोई और चीज हो, तो एक साल का जो पूरा मौसम होता है, सर्दी गर्मी बरसात सारा मौसम, तो प्रकृति का, पूरे वातावरण का, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को, हर वस्तु को ये गिफ्ट है कि उसके फिजिक को बचाने के लिए जो उसका मूलभूत ढांचा होता है, प्रकृति अपना एक लेयर आवरण उसके ऊपर चढ़ा देती है। तो एक साल में एक आवरण, 2 साल में 2 आवरण, 3 साल में 3 आवरण। अगर इन आवरणों को हम लोग गिनने में सफल हो जाएं तो उस चीज की रियल आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। कहने से मतलब ये कि C14 पद्धति का पूर्ण आयु काल होता है 11,140 वर्ष, और अर्ध आयु काल होता है भाई 5570 वर्ष। कोई भी पुरानी, इतनी पुरानी चीज का हम एग्जैक्ट समय ज्ञात कर सकते हैं, ये अर्धायु काल है, और पूर्ण आयु काल ये है। इससे ज्यादा पुरानी वस्तु का सही समय ज्ञात करने के लिए हमें अन्य पद्धतियों का आमना सामना करना होगा या जानकारी करनी होगी। C14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 2350 में विकसित हुई थी और ईसा पूर्व 1750 में यह सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है भैया। और अगला आता है भैया पुरातत्व विभाग के अनुसार। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह सभ्यता ईसा पूर्व 2500 में विकसित हुई थी और ईसा पूर्व 1750 में यह सभ्यता समाप्त हो गई। वैसे तो C14 पद्धति के समय को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है, लेकिन फिर भी भाई इसको, यानी कि इस समय को, पुरातत्व विभाग वाले समय को ही हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है जी? हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। तो ये भैया सिंधु घाटी सभ्यता का समय सर जॉन मार्शल के अनुसार, रोमिला थापर के अनुसार, C14 पद्धति के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार। तो आप लोगों को भाई ये चारों समय ज्ञात करने हैं। पेपर में जो पूछा जाए आप वैसे आंसर दीजिए, और किसी भी नाम से पेपर में नहीं पूछा जाए तो ज्यादातर ये होता है कि आप लोगों से C14 पद्धति का ही पूछा जा रहा है, किसी का नाम नहीं हो तो C14 पद्धति का बताइए, किसी अलग नाम से आए तो जिसने तो बताया है आप उस नाम से बता सकते हो। ठीक है भैया। तो ये होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय।
और अब आता है हमारा अगला स्टेप जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार? आइए देखते हैं। देखो भाई, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो देखिए विस्तार में क्या है, हम लोग एक छोटे से मैप के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ये अपना भारत का वो मैप हो गया जिसमें मैं आप लोगों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग भी जब नोट्स लिखोगे तो मैप जरूर बनाना, और जो लोग इस मैप पर हंसेंगे एक बार अपने मैप को जरूर देख लेना। चलो भाई आगे। ठीक। हाँ जी। हाँ जी, तो देखो, तो ये भाई सिंधु घाटी सभ्यता जिस आकृति में मिली है हमको, वो आकृति लगभग लगभग कुछ ऐसी है, आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। ठीक है भाई, तो आइए आगे बढ़ते हैं विस्तार के टॉपिक में। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भाई, उसका खोजा गया पहला सभ्यता स्थल हड़प्पा है। कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला सभ्यता स्थल हड़प्पा था भाई। लेकिन खोज को तो 1920-21 से 2026 यानी कि 105 साल एबव हो चुकी है, और वर्तमान तक भाई लगभग 1500 सभ्यता स्थलों की खोज की जा चुकी है। एनसीईआरटी में भाई 1400 दिया जाता है, लेकिन वो डेटा थोड़ा पुराना है, परिवर्तित भी होता रहता है, इसलिए 1500 सभ्यता स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है जी। अब देखो, ये 1500 सभ्यता स्थल जो होते हैं वो 3 देशों में मिले हैं भाई। कितने देशों में? 1500 सभ्यता स्थल 3 देशों में प्राप्त हुए हैं। ठीक, 3 देशों में प्राप्त हुए हैं। हाँ जी, और ये 3 देशों में जो सभ्यता स्थल मिले हैं वो कौन कौन से 3 देश हैं? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है भैया। तो भारत के अंदर लगभग 1000 सभ्यता स्थल, पाकिस्तान के अंदर लगभग 498 सभ्यता स्थल, और अफगानिस्तान में लगभग 2 सभ्यता स्थलों की प्राप्ति हुई है। अफगानिस्तान में लगभग कितने सभ्यता स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है भाई? 2 सभ्यता स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से लगभग 1500 सभ्यता स्थल हम लोगों को भाई सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हो चुके हैं। और याद रखना भाई, कि सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। तो आपको दिख रहा होगा लगभग त्रिभुजाकार आकृति है, तो त्रिभुजाकार आकृति में भाई सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर फैली हुई है, जो कि भाई पूर्व दिशा से अधिक विस्तृत है और पश्चिम दिशा से कम विस्तृत है। पूर्व दिशा से अधिक और पश्चिम दिशा से कम। तो आप देख लो ना, ये तो रही पूरब दिशा, यहां से ज्यादा विस्तृत है, और ये रही पश्चिम दिशा, तो यहां से सकर रही है भाई, तो कम विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाई उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई है, जिसको लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह देते हैं, और 9.3 लाख वर्ग मील भी कह देते हैं। 9.3 लाख वर्ग मील भी कह देते हैं। ठीक है भैया, याद रखना भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है उसका क्षेत्रफल लगभग इतना है, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम नगर कौन सा था भाई? ये पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का सबसे अंतिम नगर कौन सा था? आओ देखते हैं।
तो सबसे अंतिम नगर ये था और इसका नाम था दैमाबाद या दायमाबाद, दैमाबाद या दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, भाई कौन से जिले में, अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे है। भाई कौन सी नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम सभ्यता स्थल। ठीक है भाई, यह है सबसे पूर्वी सभ्यता स्थल जिसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जो कि कहां पर है भैया, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यह है सभ्यता का सबसे उत्तरी सभ्यता स्थल जिसका नाम है भाई मांडा। मांडा सभ्यता स्थल कहां पर है भाई, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में, अखनूर, चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है भैया, और इसी प्रकार से यह है सबसे पश्चिमी सभ्यता स्थल जिसका नाम है तुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे है। भाई कौन सी नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे है। ठीक है भैया, तो ये होता है आप लोगों का भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। 1 मिनट में पूरे स्टेप का रिपीटेशन कराता हूं। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला सभ्यता स्थल हड़प्पा था। वर्तमान तक 1500 सभ्यता स्थल खोजे जा चुके हैं जिनका विस्तार 3 देशों में मिला है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत से लगभग 1000, पाकिस्तान से 498 और अफगानिस्तान से 2 सभ्यता स्थलों की प्राप्ति हुई है। भाई सिंधु सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी, जो पूरब से ज्यादा पश्चिम से कम विस्तृत थी। उत्तर से दक्षिण सभ्यता की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर थी और इसका टोटल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या इसको लगभग में कह देते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर और 9.3 लाख वर्ग मील। तो ये मील में है, ऊपर वर्ग किलोमीटर में दिए गए हैं। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम नगर, दक्षिण का दैमाबाद, महाराष्ट्र अहमदनगर प्रवरा नदी, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिला हिंडन नदी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर अखनूर चिनाब नदी, और पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान दाश्क नदी। ठीक है जी, तो इस तरीके से भाई ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आप लोगों को भाई टॉपिक अब तक 3 स्टेप में आपको करा चुका हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, समय और विस्तार। यहां में आपको क्या कुछ समझ में आया या कोई प्रॉब्लम आई, किसी डेटा में कोई करेक्शन की संभावना है, अगर आप पढ़ोगे तो ही जान पाओगे। भाई याद रखना, अगर नहीं पढ़ोगे, ध्यान से स्टडी नहीं करोगे, तो फिर इन चीजों को आप किसी कीमत पर भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ध्यान से पढ़ना है, बाकायदा लिख करके अपनी नोटबुक में सारा मैटर आपको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं भाई, और ध्यान से पढ़िए। जो भी करेक्शन की संभावना है आराम से बताइए, आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एमक्यू एकेडमी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करने का आपसे प्रॉमिस करता है जी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बाद अगला स्टेप आता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है भाई, क्या आता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है भाई, तो क्या आता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि का मतलब होता है भाई लेखन कला। क्या मतलब होता है जी लिपि का, लिपि का मतलब होता है जी लेखन कला। लिपि का मतलब होता है लेखन कला। कहने से मतलब ये कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4000, 5000, 6000 साल पहले का समय, आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले के यहीं पर रहने वाले लोग, यानी कि इंडिया के ही लोग, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या पढ़ने से लिखने से परिचित थे या नहीं थे, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अपन लोग जानने वाले हैं भाई। तो ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग आज से 6000 साल पहले लोग लेखन कला से परिचित थे या नहीं थे, तो सही आंसर है थे। ठीक है भैया, कैसे थे आइए इसकी डिटेल जानते हैं भाई। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है
उस सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों को बेलनाकार जो मोहरें मिली हैं, बेलनाकार जो मोहरें मिली हैं, इन मोहरों से हम लोगों को लेखन कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो लेखन कला मिली है उसको कहा गया है जी सैंधव लिपि। क्या कहा गया है जी? उसको कहा गया है क्या? सैंधव लिपि। भाई ये सैंधव लिपि जो होती है, इस सैंधव लिपि को गौमूत्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव लिपि को गौमूत्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु लिपि, सैंधव लिपि, गौमूत्र लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और याद रखना भाई, यह लिपि दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं और इसी क्रम में लिखी जाती थी। हाँ भाई, यह लिपि कहां से कहां लिखी जाती थी भाई? दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं, इसी क्रम में यह लिपि लिखी जाती थी। दाएं से शुरू बाएं तक, फिर बाएं से शुरू दाएं तक, और इसी क्रम में आगे। सर्पिलाकार, अंग्रेजी वर्णमाला के एस के समान आप लोग कह सकते हो। और याद रखना कि ये जो लिपि थी सैंधव लिपि, ये सैंधव लिपि जो होती है भाई, इसमें मूल चिन्ह थे 64 और एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिनकी संख्या थी 250 से 400। मूल चिन्ह इसके अंदर 64 होते थे और अतिरिक्त होते थे 250 से 400। और याद रखना भाई, इस लिपि का सबसे प्रचलित चिन्ह था मछली का चित्र। मछली का चित्र सबसे प्रचलित चिन्ह, ठीक है भाई। और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला चिन्ह कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला के यू के जैसा। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का चित्र, और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के यू के जैसा। ठीक है भैया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की सैंधव लिपि है भाई, इस सैंधव लिपि को वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए ये लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इस लिपि को? इस लिपि को भाई भाव चित्रात्मक कहा जाता है। और याद रखना, ये जो लिपि है बीवी लाल ने इसे बूस्ट्रोफेदम नाम दिया है। ब्रजवासी लाल ने इसे बूस्ट्रोफेदम, बीबी लाल ने इसको भैया बूस्ट्रोफेदम नाम दिया है। भाव चित्रात्मक, बूस्ट्रोफेदम एक ही बात है। लेकिन यह पक्का है कि इसको वर्तमान तक पढ़ा नहीं गया है। और याद रखना भाई कि जो लिपि है, दक्षिण भारत के विद्वान का नाम था, दक्षिण भारत के विद्वान का नाम था रेवरेंड हैरस। क्या नाम था भैया? रेवरेंड हैरस, जिसने भाई सैंधव लिपि का तमिल लिपि में रूपांतरण किया था, जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है भैया, सैंधव लिपि का तमिल लिपि में रूपांतरण किया था, जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। कुल मिलाकर के सैंधव लिपि वर्तमान तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है भैया, तो ये होता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों याद रखिए भाई, टॉपिक्स आपको आपके सिस्टम, आपका जो एवरेज सिलेबस है उसके अनुसार कराए जा रहे हैं। ये टॉपिक अत्यधिक लेंदी भी हो सकते हैं और बहुत शॉर्ट भी हो सकते हैं। ना शॉर्ट करना है ना बहुत लेंदी करके हम लोगों को खीर फैला देनी है भाई। हमें हमारा एक सेलेक्टिव और बेहतरीन मैटर करना है, जो कि लाइन टू लाइन हमारे सिलेबस से मैच करने के संग संग क्वेश्चंस भी हम लोगों को भाई बाकायदा पेपर में देखने को मिले। ठीक है भाई। अच्छा आगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ, खोज, समय, विस्तार, लिपि। और अगला आता है जी धर्म, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म। ठीक है जी। ओके, तो दोस्तों याद रहे, वीडियो निरंतर आती रहेंगी, स्टडी लगातार करते रहिए। एमक्यू एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और बाकी सारे विद्यार्थियों को उनकी भी सफलता के लिए जुड़वाइए और लगातार अध्ययन करते रहिए आपकी सफलता का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।